दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट भी हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या जाना था, तो हमने देखा था दोस्तों इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम देखने वाले हैं बच्चों फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम के टोटल यहाँ पे 7 फीचर्स दिए गए हैं और सारे ही फीचर्स को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा नेशनल इनकम है ना, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था बच्चों हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में हम किस चीज को रखते हैं, तो जब हम किसी चीज की इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी जब हम एक की स्टडी करते हैं तो वो आ जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जब हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं बच्चों तो वो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम यानी क्या होता है, पूरे देश की इनकम। तो यहाँ पर देखो एंटायर नेशन की बात की जा रही है ना, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल इनकम की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि पूरे देश की इनकम की बात कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा नेशनल इनकम है ना बच्चों, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख लोगे ना खुद से, पॉइंट याद कर लेना, फिर जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना ये आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्राई करोगे ना तो आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, पूरे नेशन के इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल लेवल की हम बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नेशनल इनकम है ना बच्चे, ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कितना ईजी है बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यस एवरीवन, देखो जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहां पे जनरली हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है ना उसी को कंसीडर करते हैं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी लोगे तब तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, तो हमें यहाँ पे डबल काउंटिंग करनी ही नहीं है। आप सोचिए, जैसे मैं यहाँ पे ये टी शर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो टी शर्ट का फाइनल प्राइस कितना है, मान लेते हैं 500 रुपए है। ठीक है, तो अब ये टी शर्ट बना किससे है, कॉटन से बना है। सबसे पहले कॉटन आया होगा फैक्ट्री में, उसके धागे बनाए गए होंगे, फिर उससे कपड़ा बना होगा, है ना। तो आप सोचिए कि मतलब हम क्या करते हैं, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे हमने इसका फाइनल प्राइस भी ले लिया, फिर हमने कॉटन का प्राइस भी ले लिया। सपोज कीजिए कि कॉटन कितने का मिला था, 50 रुपए का, ठीक है, वो भी हमने ऐड कर लिया। फिर जब ये फैक्ट्री में गया, वहां पे जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, मतलब धागा बनाने का जो प्रोसेस हुआ, मान लेते हैं कि उसके ऊपर खर्चा कितना आया, 40 रुपया। तो अगर हम ये भी ऐड कर रहे हैं और ये सारी चीजें भी ऐड करते जाएंगे तो हमारा नेशनल इनकम कितना ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा करना सही होगा। आप ही बताइए, क्या हम इंटरमीडिएट जो गुड्स है क्या उनको भी यहाँ पर ऐड करना ठीक बात है, क्योंकि फाइनल गुड्स में ये जो फाइनल गुड्स आपको दिखाई, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। यानी कॉटन का प्राइस भी है, फिर जो हमने धागा बनाया था उसका प्राइस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर जो कपड़ा बनाया गया था जिस प्रोसेस पे, मतलब जिस स्टेज पे, वो सारा प्राइस इंक्लूड करके फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है ना वो बताया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं के वैल्यू को हमें क्या करना होता है, नेशनल इनकम में कंसिडर करना होता है। याद रखिएगा, क्यों हम ऐसा करते हैं, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी डबल काउंटिंग ना हो, इसीलिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगर हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, जैसे कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगी होंगी ना, तो उनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। और जो रॉ मटेरियल हमने लगाया, जैसे कि कपड़े के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, तो कॉटन होगा, है ना, तो उसका भी प्राइस हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट। चलो यहाँ पे शर्ट की बात की जा रही है, तो जब हम क्या करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन होता है शर्ट का, ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, सुनिए, देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। यानी कि शर्ट के फाइनल प्राइस में वो वैल्यू इंक्लूडेड है ना, तो हमें अलग से कॉटन यानी कि रॉ मटेरियल का वैल्यू ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो मेनली ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग ना हो, क्योंकि अगर डबल काउंटिंग होगी ना तो हमारा नेशनल इनकम काफी ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, बट जबकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना।
तो ये बात हो जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों नेट एग्रीगेट वैल्यू। अब इसमें क्या दिया है पढ़ेंगे जरा, देखिए नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डिप्रिसिएशन कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेट एग्रीगेट वैल्यू, यानी नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं बच्चों, जो नेट एग्रीगेट वैल्यू है ना, यानी जो टोटल वैल्यू है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जबकि जो डिप्रिसिएशन है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यानी नेट एग्रीगेट वैल्यू को ही यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जबकि डिप्रिसिएशन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। डिप्रिसिएशन का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट्स, आपने अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। डिप्रिसिएशन के ऊपर तो आपका पूरा चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 4 की। अब इसमें क्या लिखा है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से जो हमें इनकम हो रही है उसे हमें क्या करना होता है, नेशनल इनकम में ऐड करना होता है। जो वो थे प्रोफेसर पीकू साहब, उन्होंने यही कहा था ना कि जो हमें बाहर के देशों से इनकम हो रही है उसे हमें नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए, ठीक है, वही तो उन्होंने बताया था। तो देखिए दोस्तों नेशनल क्या है यहाँ पे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हम दो तरीके से ये चीज फाइंड कर सकते हैं। एक तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, देखो एक्स मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट, और एम फॉर क्या होता है इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर दोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन इनकम आपके पास कितना आया। और दूसरा आप ये कर सकते हो रिसीट्स माइनस पेमेंट, ठीक है। अब ये दोनों चीजें है क्या, मैं आपको बताती हूँ। देखो एक्सपोर्ट मतलब आपको पता है कि जब हम अपने गुड्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं यानी भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब बाहर की कंट्री से सामान मंगाते हैं तो उसको हम कहते हैं बच्चों इंपोर्ट, ठीक है। तो जब आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फॉरेन करेंसी आपके पास कितना आया है। जैसे देखो मान लेते हैं कि हमने ना, सुनिएगा अच्छे से, हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया और 50 रुपए का इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक्सपोर्ट है, देखो ये एक्सपोर्ट है और ये बच्चों इंपोर्ट है। तो बताइए हमें मतलब इनकम कितना हुआ, तो 100 में से 50 को माइनस करोगे तो लिखोगे 50, यानी 50 रुपए का हमें क्या होता है इनकम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 50 रुपए को अपने नेशनल इनकम में ऐड कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या है बच्चों, रिसिट्स माइनस पेमेंट। रिसिट्स यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाहर के कंट्री के लोग हमारे देश में आए, उन्होंने आकर के यहाँ पे खर्चा किया, ठीक है, मतलब हमें बाहर की करेंसी किसी न किसी तरीके से मिली। जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है वो बाहर काम करते हैं, ठीक है, तो वहां से जो वो पैसा कमाते हैं उसको कहीं ना कहीं मतलब हमारे भारत में लेकर के आते हैं, राइट, तो उसको भी हम रिसीट्स कह सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट हम किसको कहेंगे, तो जब हम बाहर जा करके वहां की चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है, वहां पे जाकर के एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो सब कुछ हमारा क्या हो जाता है बच्चों, पेमेंट हो जाता है। तो जब हम ये रिसीट्स माइनस पेमेंट करेंगे, देखो रिसीट्स यानी पैसा आना, पेमेंट यानी जाना, ठीक है, तो जब हम रिसीट्स माइनस पेमेंट करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना इनकम हुआ है अब्रॉड से, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा रिसीट्स कितने का है, 200 रुपए का है, जबकि हमारा पेमेंट कितने का है, यानी हमारे देश के लोगों ने बाहर कितना खर्चा किया है, मान लेते हैं कि 100 रुपए खर्चा किया है। तो बताओ हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यानी हमारी इनकम कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हमारी इनकम हो जाएगी 100 रुपए की, है ना। तो इस 100 रुपए को हम क्या करेंगे, हमारे नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो ये बात हो जाती है। तो आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है इसमें कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, मतलब जो हमें अब्रॉड से नेट इनकम होता है उसे हमें ऐड करना होता है, ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू, यानी कि x माइनस एम, और नेट डिफरेंस बिटवीन रिसिट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड, मतलब हमें बाहर से पैसा मिला या फिर हमने बाहर के देशों में अपना पैसा खर्चा किया, ठीक है, तो उसको हम पेमेंट कहते हैं, और ये रिसीट्स होता है यानी जब पैसा आता है तो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, इसे हमें नेशनल इनकम में ऐड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला पॉइंट विच इज फाइनेंशियल ईयर। अब देखो ये जो नेशनल इनकम है हमारी कंट्री की, अगर मैं बात करूँ, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना बच्चों, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक ये मतलब खत्म हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में, इंडिया में बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक साल पे जो हमारा नेशनल इनकम है दोस्तों उसको कैलकुलेट करते रहते हैं, यानी इसी को रेफरेंस मान करके, मतलब रेफरेंस मान करके क्या किया जाता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है हमारे कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई नेशनल इनकम को
क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट कहा गया है? क्योंकि देखो नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। और हम सभी को मालूम है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, ये एक जगह टिक करके नहीं रहती, बल्कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है कि नहीं। मान लीजिए जैसे मैंने गुड्स का यहाँ पे प्रोडक्शन किया तो वो क्या होगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, मतलब उसका जो फ्लो है ना वो होता ही रहेगा, ठीक है, वो एक जगह रुकने वाला नहीं है, बराबर। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये जो नेशनल इनकम है ना बच्चों, ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ेंगे जरा, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट वाला फीचर विच इज मनी वैल्यू। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि नेशनल इनकम जो है ना बच्चों, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, मनी के टर्म में ही इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो बस यहाँ पे वही बात दी गई है कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब उसका कुछ ना कुछ हम वैल्यू बताते हैं, जैसे कि रुपीज, इतना रुपीज हमारा मतलब नेशनल इनकम है, या फिर डॉलर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, बराबर। इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी, यानी हम बस उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मनी का एक्सचेंज हुआ हो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने किसी को फ्री में गिफ्ट दे दिया, तो फ्री में मैंने दिया, यहाँ पर किसी को कुछ इनकम हुआ नहीं है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगी, यानी नेशनल इनकम में हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना। आप सोचो किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या फिर आपने किसी की मदद कर दी, आपने किसी चैरिटी में दान कर दिया, ठीक है, आपने डोनेशन दिया। अब डोनेशन दे रहे हो तो ये आप अपनी खुशी से दे रहे हो, है ना, उस व्यक्ति ने आपके लिए काम नहीं किया है, मतलब ये हमारा नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है, बराबर। तो टोटल 7 फीचर्स थे दोस्तों हमारे नेशनल इनकम के। कौन कौन से फीचर्स थे, चलो एक बार हम फटाफट से रिवाइज करेंगे और अच्छे से सारे पॉइंट्स को याद कीजिएगा। बाकी जो इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन है ना, उसको आप खुद से लिख सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो लिखने का। योर फर्स्ट पॉइंट इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यस एवरीवन, आप सभी लोगों को पता है नेशनल इनकम को हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम नेशन के इनकम की स्टडी कर रहे हैं, यानी होल नेशन की स्टडी कर रहे हैं ना, इसीलिए ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ही इसके अंदर कंसिडर करते हैं, बाकी जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, और जो रॉ मटेरियल है उनको हम मतलब बाहर ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेट एग्रीगेट वैल्यू, है ना, नेट एग्रीगेट वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, डेप्रिसिएशन को नहीं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, जैसे कि एक्स माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स माइनस एम, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे रिसिट्स माइनस पेमेंट। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इसी को रेफरेंस मान करके हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते रहते हैं वैसे ही, मतलब उसी के बेसिस पे ही तो हम नेशनल इनकम को कंसिडर कर रहे हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि नेशनल इनकम इज ऑल्सो अ फ्लो, मतलब नेशनल इनकम क्या है बच्चों, ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लास्ट में हमने देखा था मॉनेटरी मनी वैल्यू, यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जब मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ हो, मतलब मनी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखो कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ दिखाती हूँ, देखो क्या लिखा था इसमें कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी, यानी जो एक्सचेंज हुआ होगा मनी के फॉर्म, मतलब मनी के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, उसके बदले में मैंने पैसा दिया, तो इस चीज को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। लेकिन ऐसे ही हमने किसी की सहायता कर दी, ठीक है, किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया, राइट, तो ये सब कुछ जो है वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये टोटल 7 फीचर्स थे, अच्छे से इनको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। और बाकी आज तो हमें बस इतना ही पढ़ना था इस लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों। और सुनिए, आप लोग रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, और ये हमारा एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कॉमर्स का मैथ्स और अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ। अकाउंट्स का हमारा पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।